मिडिल ईस्ट में वॉर अब एक बहुत ही डेंजरस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। तो लेट्स अनपैक दिस। आज 31 मार्च 2026 है और हम इस सिचुएशन पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और पिछले 30 दिनों में जो हुआ है उसमें न सिर्फ उस रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एग्जैक्टली तो हमारे पास आज डिटेल्ड मिलिट्री रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स और अलग अलग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का एक लंबा चौड़ा स्टैक है। हमारा मिशन ये है कि इस कॉम्प्लेक्स उलझन को थोड़ा सिंपल तरीके से समझें। राइट। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर जरूरी है, इसको देखेंगे। तो अगर मैं इस सिचुएशन को एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह लग रहा है जिसकी सीटी पूरी तरह जाम हो चुकी है। हर दिन अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और मतलब चीजें अब तक के सबसे डेंजरस लेवल पर हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, फिगर्स इस बात को बैक करते हैं। हम एक ऐसी एस्केलेशन देख रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत रेयर है। तो चलिए सीधे जमीनी हकीकत पर आते हैं। मैंने जब इन रिपोर्ट्स पर नजर डाली ना, तो एक आंकड़ा देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इसमें लिखा है कि पिछले सिर्फ 30 दिनों के अंदर यूएस और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन के अंडर 11,000 से ज्यादा टारगेट्स। वेट 11,000 एक महीने में? मुझे ये समझाइए कि ये लॉजिस्टिकली और मिलिटरीली पॉसिबल कैसे हैं? क्या वो बस अंधाधुंध हर बिल्डिंग पर बॉम्ब गिरा रहे हैं? नहीं, अंधाधुंध बिल्कुल नहीं। देखिए, आजकल के वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, यानी एकदम सटीक निशाना लगाने वाले वेपन्स का रोल बहुत बड़ा हो गया है। राइट। रिपोर्ट के मुताबिक वॉर के शुरुआती 36 घंटों में ही 3,000 से ज्यादा वेपन्स का यूज हुआ था। और इनका टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेसिस नहीं थे। तो और क्या टारगेट कर रहे थे वो? उन्होंने रेडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन टावर्स को हिट किया। बेसिकली ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है जिसको मिलिट्री टर्म्स में एनिमी को अंधा और बहरा करना कहते हैं, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि अगला अटैक कहां से आने वाला है। ओह वाओ, ब्लाइंडिंग द एनिमी। लेकिन इसी बीच ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूचाल भी आया है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की डेथ कंफर्म हो चुकी है। हाँ, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है इस पूरी टाइमलाइन में। राइट। और अब मुज्तबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। तो इस पावर शिफ्ट ने ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट डाला है? एक नई लीडरशिप के लिए, खासकर जब देश पर चारों तरफ से हमले हो रहे हों, पीछे हटना एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होता है। मुज्तबा खामेनी को अपनी आर्मी और पब्लिक को दिखाना है कि वो वीक नहीं है। तो इसीलिए हमें ये अग्रेसिव रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली। उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया और इसके तहत न सिर्फ इजराइल पर बल्कि बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, वहां सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए हैं। राइट। और यहाँ पर अगर चीजें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि यूएस ने इसके जवाब में जो किया है वो एक अलग ही लेवल का एस्केलेशन है। हजारों एक्स्ट्रा ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं। B-1 और B-52 बॉम्बर्स वहां पहुंच चुके हैं। और यूएसएस ट्रिपली भी। हाँ, यूएसएस ट्रिपली, मतलब वो तो अपने आप में एक फ्लोटिंग सिटी है जो मरीन कमांडो से भरा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेस के गेम से कंपेयर करूं तो ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड अब सिर्फ अपनी क्वींस बोर्ड पर निकाल रहे हैं। पर क्या यूएस सच में एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है? पेंटागन इस डिप्लॉयमेंट को मैक्सिमम ऑप्शनैलिटी बुला रहा है। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि व्हाइट हाउस अभी तुरंत कोई ग्राउंड वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो फिर इतनी बड़ी फौज वहां क्या कर रही है? सिर्फ दिखावा है? दिखावा नहीं, इसको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। मैक्सिमम ऑप्शनैलिटी का मतलब है कि यूएस अपने प्रेसिडेंट को टेबल पर हर पॉसिबल ऑप्शन दे रहा है। अगर डिप्लोमेटिक बातचीत फेल होती है तो उनके पास अगले ही पल वहां हवा से या समुद्र से हेवी स्ट्राइक्स करने की पावर मौजूद है। मतलब एक हेवीली लोडेड स्प्रिंग की तरह जिसको पूरा कस दिया गया है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। B-52 बॉम्बर्स आराम से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं जो जमीन के डीप अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दें। तो ये डिप्लॉयमेंट बेसिकली सामने वाले पर एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए है, न कि इमीडिएटली ट्रूप्स को बॉर्डर के अंदर भेजने के लिए। मेक सेंस। लेकिन अगर यूएस हवा से पूरा कंट्रोल बना रहा है तो ईरान को भी तो पता है कि वो एयर पावर में उन्हें मैच नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, ईरान ने अपना गेम वहां शिफ्ट कर दिया है जहां पूरी दुनिया की नस दबती है। आप इकोनॉमी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब वॉर अब सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉकेड बन चुका है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। राइट, 20% ऑयल वहां से फ्लो करता है। पर एक चीज मुझे समझाइए,
ये जो स्ट्रेट है, ये करीब 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है। 21 मील बहुत होता है। कोई एक देश इतने बड़े रास्ते को प्रैक्टिकली ब्लॉक कैसे कर सकता है? क्या उन्होंने वहां शिप्स की दीवार खड़ी कर दी है? देखिए, फिजिकल दीवार की जरूरत नहीं होती जब आप डर का माहौल बना देते हैं। ईरान ने एसेंशियली इस छोटे और उथले समुद्री रास्ते में सी माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी दी है। ओह, सी माइंस। हाँ, और उसके ऊपर से उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास हजारों फास्ट अटैक बोट्स हैं। ये छोटी, तेज और हेविली आर्म्ड बोट्स होती हैं जो किसी भी बड़े ऑयल टैंकर को इजीली घेर सकती हैं। और हवा में उनके कमकाजी ड्रोन्स कंटिन्यूअसली पेट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी कमर्शियल शिप उधर जाने का रिस्क नहीं लेगा। एग्जैक्टली। और जब रिस्क इतना ज्यादा हो तो मरीन इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे शिप्स का प्रीमियम इतना हाई कर देती हैं कि इकोनॉमिकली वहां से गुजरना इम्पॉसिबल हो जाता है। ट्रैफिक लगभग 0 हो चुका है वहां। और सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग न्यू रूल भी इम्पोज किया है उन्होंने। मैंने पढ़ा कि ईरान अब इस स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप से एक टोल टैक्स वसूल रहा है। हाँ, और वो टोल $US में नहीं है। राइट, वो उन्हें चाइनीज युआन में पे करने को कह रहे हैं। चाइनीज शिप्स को एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, पर बाकी सबको युआन देना पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे दुनिया के सबसे बिजी हाईवे पर किसी ने अपना इलीगल टोल बूथ लगा दिया हो। ये इलीगल टोल बूथ से कहीं बड़ा गेम है। इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सीधे तौर पर $US के ग्लोबल हेजेमनी पर अटैक है। पेट्रो डॉलर सिस्टम पर। बिल्कुल। ग्लोबल ऑयल ट्रेड हिस्टोरिकली डॉलर में होता आया है। ईरान अब बाकी देशों को मजबूर कर रहा है कि वो चाइनीज युआन खरीदें अगर उन्हें अपना तेल निकालना है। ये US सैंक्शंस को बाईपास करने का और एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा करने का अटेम्प्ट है। और इसका इम्पैक्ट तो हमें तुरंत दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में शूट अप होकर $126 पर बैरल तक टच कर गए। राइट। पर कॉमन आम इंसान शायद सोचेगा कि ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इसका असर सिर्फ पेट्रोल तक तो सीमित नहीं है ना। एक 21 मील का रास्ता ग्लोबल इन्फ्लेशन को और कैसे ड्राइव कर रहा है? ऑयल के अलावा वहां से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, खासकर कतार से। अब देखिए, यूरोप इस गैस पर बहुत हेवीली डिपेंडेंट है विंटर्स के लिए, पर गैस का सिर्फ फ्यूल के रूप में यूज नहीं होता। तो और क्या बनता है उससे? फर्टिलाइजर्स यानी खेती के लिए खाद। नेचुरल गैस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का सबसे मेन रॉ मटेरियल है। अगर गैस नहीं आएगी या महंगी आएगी तो फर्टिलाइजर का दाम आसमान छुएगा। ओहो, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे खाने से है? हाँ, बेसिकली किसान जब महंगा फर्टिलाइजर खरीदेगा तो गेहूं, चावल और कॉर्न के दाम ग्लोबली बढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये एक फूड क्राइसिस में तब्दील हो रहा है। ये सच में डरावना है। लेकिन थ्रेट्स यहाँ खत्म नहीं होते। एक और नई वार्निंग आई है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा डेफिनेशन ही बदल दिया है। ईरान ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि अगर US ने उनके लीडर्स को टारगेट करना बंद नहीं किया तो वो अमेरिकन टेक कंपनीज को निशाना बनाएंगे। एप्पल, गूगल और मेटा जैसे जायंट्स। हाँ, अब लोग सोचेंगे कि ईरान कैलिफोर्निया में बैठे एप्पल या गूगल को कैसे हिट करेगा। उनके पास वहां तक मिसाइल्स तो है नहीं। देखिए, इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। उन्हें मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया फिजिकल बॉर्डर्स से ज्यादा डेटा सेंटर्स और अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर चलते हैं। ईरान के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर आर्मी है। वो इन कंपनीज के सर्वर्स में 0-डे एक्सप्लॉइट्स के जरिए मैलवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर उन अंडरसी केबल्स को फिजिकली टारगेट कर सकती हैं जो पूरे इंटरनेट को कनेक्ट करती हैं। मतलब वॉर अब बॉर्डर्स पर नहीं, हमारे स्मार्टफोन्स और डेटा सेंटर्स में लड़ी जा रही है। एक प्राइवेट टेक कॉर्पोरेशन भी अब प्राइमरी वॉर टारगेट हो सकता है। एग्जैक्टली। और जब ऐसी कंपनीज के सर्वर्स डाउन होंगे तो इकोनॉमी और कम्युनिकेशन दोनों पर पार्लिंग इफेक्ट होगा। तो जब सब कुछ दांव पर लगा है, इकोनॉमी, डिजिटल सिक्योरिटी, फूड, तो नेचुरली सवाल आता है कि इसको रोकने का प्लान क्या है? इसमें डिप्लोमेटिक डिस्कशंस कहां तक पहुंची हैं? ऐसे हाई टेंशन सिचुएशंस में हमेशा बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है। सामने से भले ही बॉम्ब गिर रहे हों, पर पर्दे के पीछे बात होती है। ओमान, टर्की और इजिप्ट के थ्रू, राइट? मैंने पढ़ा कि वो एज इंटरमीडियरीज एक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स में एक 15 पॉइंट पीस प्लान का जिक्र था जो US ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा था। पर उसका क्या हुआ? ईरान ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर दिया। हाँ, और उन्होंने अपनी 5 शर्तें वापस टेबल पर रख दी हैं। और उन शर्तों में एक कंडीशन ऐसी है जिसने पूरे नेगोशिएशन को एक नए डेडलॉक में फंसा दिया है।
उनकी डिमांड है कि इस डील के अंदर लेबनान में सीज फायर को भी इंक्लूड किया जाए। वेट, लेबनान? यूएस और ईरान की डायरेक्ट वॉर चल रही है, इसमें लेबनान अचानक से कहां से आ गया? जो लोग डीपली मिडिल ईस्ट फॉलो नहीं करते उनके लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। इसको समझने के लिए हमें ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। देखिए, ईरान की पावर सिर्फ उसकी अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं है। उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में एलाइड ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ा प्लेयर है लेबनान में। प्रिसाइसली। अगर ईरान खुद को बचाने के लिए डील कर लेता है और हिजबुल्लाह को इजराइल के अटैक्स झेलने के लिए अकेला छोड़ देता है, तो उनका ये पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है। उन्हें अपने एलाइज को दिखाना है कि वो उनके साथ खड़े हैं। ओह, तो वो अपने प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेक सेंस। लेकिन यूएस की साइड से क्या होगा? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है इसमें। एक तरफ वो खर्ग आइलैंड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे रहे हैं, और खर्ग आइलैंड ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट का लगभग 90% हैंडल करता है। वो उनकी इकोनॉमी का हार्ट है। राइट? तो एक तरफ वो उसको उड़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने वहां स्ट्राइक करने की डेडलाइन 10 दिन आगे बढ़ा दी और कह रहे हैं कि यूएस एक्चुअली वॉर को एंड करने के लिए नेगोशिएट कर रहा है। ये क्या स्ट्रैटेजी हुई? कहीं ये वीकनेस तो नहीं शो कर रहा? इसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। मतलब सामने वाले पर इतना एक्सट्रीम प्रेशर डालो कि वो वॉर शुरू होने से पहले ही आपकी शर्तें मान लें। तो वो डेडलाइन आगे बढ़ाना एक टैक्टिक है। हाँ, सच्चाई ये है कि यूएस और ईरान दोनों ही एक फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन अवॉइड करना चाहते हैं। ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि पहले डोमेस्टिक ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाओ, फिर बंद कमरे में ईरान से कहो कि देखो, हम खार्ग आइलैंड को उड़ा सकते हैं, पर हम तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। ओह, मतलब उन मैक्सिमम ऑप्शनैलिटी वाली स्प्रिंग्स को थोड़ा ढीला कर रहे हैं ताकि डिप्लोमेटिक स्पेस बन सके। एग्जैक्टली। पर यह स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की होती है। एक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह, जहां दोनों साइड ब्लफ कर रही हैं या बेस्ट कार्ड्स होल्ड करके बैठी हैं। तो ये 10 दिन की डेडलाइन वहीं खत्म हो जाएगी और डिप्लोमेसी की जगह ऑल आउट वॉर ले लेगी। या सिचुएशन किसी भी पल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, अगर हम उनके लिए इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करें, पिछले 30 दिन में जो 11,000 स्ट्राइक्स हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्राइसिस बना, उसने साफ दिखा दिया है कि ये अब एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। हमारी डेली लाइफ, चाहे वो पेट्रोल पंप पर फ्यूल का प्राइस हो, हमारी डिजिटल सिक्योरिटी हो या फूड सप्लाई चेन हो, सब कुछ इस 21 मील के समुद्री रास्ते और वहां चल रही बैक चैनल कूटनीति से जुड़ा हुआ है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि हमने एक्चुअली वॉरफेयर का एक नया दौर एंटर कर लिया है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड्स और टेक इंफ्रा पर अटैक्स अब मिसाइल से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहे हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट। और हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि हमने आज जिन फैक्ट्स को डिस्कस किया है वो बस मौजूदा इंटेलिजेंस और मिलिट्री रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। हमारा फोकस सिर्फ इन टैक्टिक्स और सिचुएशंस को स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करना था। हाँ, बिना फैक्ट्स को समझे इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझना बहुत मुश्किल है। राइट। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक थॉट छोड़ना चाहता हूं सबके लिए। आज हमने देखा कि एक समुद्री रास्ते को ब्लॉक करना और कुछ प्राइवेट टेक कंपनीज के सर्वर्स पर अटैक थ्रेट करना एक मैसिव मिलिट्री आर्मी से ज्यादा ग्लोबल डैमेज कर सकता है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया के करंट मिलिट्री अलायंसेस इस नए इनविजिबल और बॉर्डरलेस वॉरफेयर के लिए सच में तैयार हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है ना? आप लोग भी इस बारे में सोचिए। सिचुएशन कभी भी और डेंजरस हो सकती है। इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल को हमारे साथ डीकोड करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले डीप डाइव में।